अब आप आते हैं वन टेल टेस्ट में। देखो, वन टेल टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल इन विच द क्रिटिकल एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज वन साइडेड। मतलब जो क्रिटिकल एरिया है एक तरफ होगा, या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, दोनों तरफ नहीं होगा। अगर दोनों तरफ क्रिटिकल एरिया होगा तो भाई वो टू टेल टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्रिटिकल रीजन जो होगा वन साइडेड, तो यहाँ इस वाले एरिया में नहीं है, यहीं पर है, ये सारा एरिया क्रिटिकल रीजन है, तो ये 0.05 या 5% एरिया यहीं पे लाई करेगा, क्योंकि इधर कोई एरिया खाली नहीं है, तो पूरा 5% इधर ही लाई करेगा वहां पर। और ऐसे लेफ्ट में भी हो सकता था, ये देखो यहाँ पर इसे बोलते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है क्रिटिकल रीजन, ये रिजेक्शन रीजन। और यहाँ पे अगर राइट साइड में रिजेक्शन रीजन या अल्फा या क्रिटिकल रीजन लाई कर रहा है, तो उसे राइट टेल टेस्ट बोलेंगे। दोनों वन टेल टेस्ट के ही एग्जांपल है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो इसमें ये वाला, देखो ये जो टेस्ट है ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, सिग्निफिकेंस लेवल बता रखा है 5%। ये पूरा का पूरा एरिया एक्सेप्टेंस रीजन, मतलब सी का मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, पूरा एरिया है। और ये रिजेक्शन रीजन, ये वाला एरिया क्या है, रिजेक्शन रीजन है यहाँ पर। अब यहाँ देखो जेड टेस्ट यूज करा हुआ है, टी की जगह जेड लगा दिया। क्यों भाई, जब आपके पास 50 सैंपल है, 100 सैंपल है, तब आप टी टेस्ट यूज थोड़ा करते हैं, तब तो जेड टेस्ट यूज होता है। तो देखो मैंने बताया टी की क्रिटिकल वैल्यू अलग थी, जेड की वन टेल टेस्ट में क्रिटिकल वैल्यू कितनी होगी, -1। अगर इधर होता, यहां पर होता, तो +1.645 होती यहां पर। तो इस एरिया में लाई करता अगर आपका जेड या टी का स्कोर, तो आप नल हाइपोथेसिस को स्ट्रांगली रिजेक्ट कर देते, नल हाइपोथेसिस को स्ट्रांगली रिजेक्ट कर देते। लेकिन यहां पर ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, तो यहां पर देख लेते हैं कि अगर आपकी जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू, या ये जेड हटा दो, यहाँ पे टी लिख देते हैं चलो आपको, लेकिन फिर टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना 1 पॉइंट, जेड ही करना पड़ेगा। जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू आई आपकी, मान लो कुछ जैसे इस तरफ आई, कोई वैल्यू आ गई जो ज्यादा है जेड की टेबल वैल्यू से। जेड की टेबल वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, -1.645। इससे अगर ज्यादा है तो भाई आपका स्कोर यहां पर कहीं लाई करेगा। और ये रिजेक्शन रीजन है, किसका रिजेक्शन रीजन है, नल का। मैंने बताया कि कहीं पर भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं होती है, हमेशा नल हाइपोथेसिस ही टेस्ट की जाती है। कोई भी रिसर्च कर लो, पीएचडी की किसी प्रकार की रिसर्च कर लो, अगर आप हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंटल कर लो, कुछ भी कर लो, आप कभी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं कर सकते, आप नल को करेंगे। और प्रूव भी नहीं करते, कभी कभी प्रूव वर्ड नहीं आता है, टेस्ट करते हैं आप, कि भाई टेस्ट का मतलब ये होता है कि भाई आप प्रूव नहीं कर रहे हैं कि उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। सेम प्रूव में अंतर होता है, यह हमेशा ध्यान रखना, प्रूव और एक्सेप्ट में बहुत अंतर होता है। तो वन टेल टेस्ट, इसमें देखो एक राइट था एक लेफ्ट था, देखो ये राइट टेल और लेफ्ट टेल। मतलब ये जो राइट टेल टेस्ट है, इसमें पूरा एरिया ये 0.05 वाला एरिया है, ठीक है। यहां पर जो वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू होगी प्लस का 1.645, ये सारा एरिया, ये 1 माइनस अल्फा 95% वाला है। कब, जब आप 0.05 ले रहे हो, तब 95% वाला एरिया ये होगा। अगर आप 0.01 लेते, यहाँ पर 0.01 लेते, तो ये 99% वाला एरिया होता। तब इसकी क्रिटिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती, तब 1.645 नहीं होती, कुछ और होती, ज्यादा होती। ये हमेशा ध्यान रखना। ये मीन, इसे मीन, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व से ही बनाया जाता है, ये बीच में भी रखा होता है यहाँ पर। तो इसमें एक राइट टेल है और एक लेफ्ट टेल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये राइट टेल जो है, इसमें H1 इज ग्रेटर देन होगा, इसमें H1 इज लोअर देन होगा लेफ्ट टेल टेस्ट में। अगर H1 ग्रेटर देन होता है, यदि H1 जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन होता है, तो टेस्ट क्या कहलाएगा, राइट टेल टेस्ट। मतलब टेल के राइट साइड में रिजेक्शन रीजन लाई करेगा, राइट साइड में रिजेक्शन रीजन लाई करेगा, लेफ्ट साइड में नहीं करेगा। अगर H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लोअर देन होगा, मैंने बताया ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये दोनों हो सकते हैं, तो लोअर देन होगा, तो ये लेफ्ट टाइल में रिजेक्शन रीजन, लेफ्ट साइड में रिजेक्शन रीजन लाई करेगा, और इसे लेफ्ट टेल टेस्ट कहेंगे। तो ये वैल्यू 1.645, ठीक है, ये जो वैल्यू है 1.645 जो आई, इसमें कहीं होगी वैल्यू, हाँ ये 1.645, ये या इधर होती तो प्लस में आ जाती है 1.645। यही क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है, ध्यान रखना, यही क्या कहलाती है, क्रिटिकल वैल्यू।
इसको पार करना है बस, इस क्रिटिकल वैल्यू को अगर क्रॉस कर दिया तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। यदि इसको पार नहीं कर पाए तो नल हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब एक्सेप्ट हो जाएगी। फेल टू रिजेक्ट का मतलब एक्सेप्ट हो जाएगी। मान लो आपकी यहां पर 1.645 है और आपका इसको आपकी टी की कैलकुलेटेड वैल्यू या जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी 1.2 आ गई, तो 1.2 यहां पर लाई करेगी 1.2। तो ये कहां पे लाई कर रही है? एक्सेप्टेंस रीजन में। किसका एक्सेप्टेंस? नल का। तो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, तो अपने आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ये मेरा। तो यदि कैलकुलेटेड वैल्यू, अब मैं फिर से बोल रहा हूं, जब टी कैलकुलेटेड वैल्यू या जेड कैलकुलेटेड वैल्यू लोअर देन होती है टी की टेबल वैल्यू से, तो आशीष मुखर्जी बताएगा इस कंडीशन में सबसे पहले सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। सर अगर अगर टी सर डिफरेंस सिग्निफिकेंस डिफरेंस होगा ना सर? नहीं, अगर ग्रेटर मैंने क्या बोला? टी की कैलकुलेटेड वैल्यू, ये आपने खुद टी टेस्ट लगाकर निकाला है कैलकुलेटेड, ये आपने रिसर्च स्टेटिस्टिक्स की बुक से, इंटरनेट से, ये फिक्स रहती है जितनी भी होगी, ये वहां से चेक करा है। तो अगर टी की कैलकुलेटेड वैल्यू ये कम है, कम मतलब ये वाला ऐसा बोल रहा हूं, टी कैलकुलेटेड 12 ये 14, अगर ऐसा है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा या नहीं, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। फिर से मैं एक बार ध्यान से बोल रहा हूँ, क्योंकि नेट के पर्पस के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपने टी टेस्ट लगाया, आपके द्वारा कैलकुलेटेड वैल्यू आई कोई ना कोई, अगर वो ज्यादा है टी की टेबल वैल्यू से, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। इसका मतलब पहली चीज तो यह है, इसका मतलब आप नल को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि टी की कैलकुलेटेड वैल्यू मान लो 5 आ गई, टेबल वैल्यू फिक्स रहती है 1.96 है मान लो, तो ये 1.96 थी मान लो, तो यहाँ पे लाई करी क्योंकि ज्यादा है ना 5, ये तो 1.96 है, 1.96 है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, मान लो यहाँ पर 5 आ गया, तो यहाँ पे लाई कर रही हो वैल्यू। और ये कौन सा रीजन है? रिजेक्शन रीजन। किसका रिजेक्शन रीजन? नल का। नल का रिजेक्शन रीजन है। इसका मतलब नल को आप रिजेक्ट कर देंगे। सेम इसी को मैंने उल्टा करके, क्योंकि नेट में उल्टा पूछेगा, वो सीधा तो कभी नहीं पूछते हैं। अगर टी की कैलकुलेटेड वैल्यू ये हो गया टी की टेबल वैल्यू से, टी की टेबल वैल्यू से, इसका मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, यहां पर कम है इससे, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये आई 1 मान लो और ये थी 1.96, तो 1.96 यहां पर है, तो 1 कहीं पर यहां पर होगा 1। तो ये किस एरिया में लाई कर रहा है? एक्सेप्टेंस रीजन में। किसके एक्सेप्टेंस रीजन में? नल के। नल को आप एक्सेप्ट कर देंगे तो अपने आप आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ये आपने पकड़ के रखनी, बात वही भूलनी नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर ये पूछेगा, नेट में पूछा भी है। हाँ, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होगी? और वो आपसे टी कैलकुलेटेड टी, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत कम है, ये पूछेगा कि टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड, ये बहुत कम चांसेस से पूछेगा। वो बोलेगा कि ये साइन है, ये दिस साइन डिनोट्स, अब 4 ऑप्शन वो ये देगा, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं बोलेगा, वो बोलेगा एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। इसको ऐसे बनाए थे, ये एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस तीसरा ऑप्शन, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस चौथा ऑप्शन, एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दादा ही बताएगा इसका आंसर। अब ऑप्शन है 1 2 3 4, इनमें से एक ऑप्शन पकड़ना है। क्या ऑप्शन होगा? फर्स्ट और थर्ड। तो ऑप्शन तो है ही नहीं फर्स्ट और थर्ड। सर फर्स्ट एक्सेप्ट द नल थर्ड है, थर्ड होगा सर। थर्ड वन होगा ये, क्योंकि हम कभी भी लिखते नहीं है कि हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया। हम लिखा कैसे जाता है? फेल टू रिजेक्ट। फेल टू रिजेक्ट, हम फेल हो गए रिजेक्ट करने में, बात तो यही है। लेकिन लिखा ऐसे जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थे।
अगर आप पूरी पॉपुलेशन को करते तब आप बोल सकते थे कि एक्सेप्ट कर दी भैया मैंने। आपने जो सैंपल किए, हो सकता है वो सैंपलिंग अच्छी तरीके से ना की हो सकता है कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, ट्रेनिंग दी है, वो अच्छे से ना करी हो। तो आप रिसर्चर हैज नॉट या रिसर्चर हैज नॉट सफिशिएंट एविडेंस ऐसे बोलोगे to reject the null hypothesis. So he was failed to reject the null hypothesis, simultaneously alternative hypothesis rejected. तो फिर रिजेक्ट, क्योंकि फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस हो गया तो एक्सेप्ट कर ली एक तरह से, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी वहां पे। ये वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट का कैसे रिजेक्शन रीजन निकालते हैं, इसमें इनकी वैल्यू भी नेट में पूछी जा सकती है। टू टेल्ड टेस्ट मैंने बता दिया, देखो ये 1.96 वैल्यू कैसे आई क्रिटिकल वैल्यू, ये 0.05 को दो, इसमें देखो अभी यहाँ दे रखा होगा तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। अगर इतने सारे अल्फा लेवल है 0.10, 0.05, 0.01, 0.005, सबसे कम वाला अल्फा रीजन ये है 0.005। यहाँ कितना है 0.01, मतलब आप 1% एरर के चांस होने के गारंटी मतलब हो सकते हैं। यहाँ पर 5% गलत डिसीजन लेने की चांस है, यहाँ पे 10% गलत डिसीजन के चांस है, और यहाँ पर आपके कितने हैं भाई, ये कितने परसेंट होगा 0.005 को परसेंट यहाँ पे निकालेंगे कि बहुत कम चांस है, 1% से भी कम चांस है यहाँ पर क्या है 1% से भी कम चांस है, क्योंकि 0.005 है। ऐसी पॉइंट जब कोई रॉकेट बनता है, एरोप्लेन बनता है, तो वो सिग्निफिकेंस लेवल इतना लेके चलते हैं 0.001 इतना लेके चल रहे हैं, तो 1, 2, 10,000 बार का ये चांस है, तो इसमें सिर्फ 10,000 बार वो फ्लाई करेगा, एक बार जो फ्लाई होगी उसमें प्लेन क्रैश हो सकता है। तो वो बोल देंगे भैया इतना ही इसका वो है, 9,999 बार ये फ्लाई करेगा, उसके बाद आप इसे फेंक देना, हम इसकी गारंटी नहीं लेते। और उसके इंजन बनाने में, पार्ट्स बनाने में अगर वो और अच्छा कर रहे हैं, अब 1,00,000 बार वो फ्लाई कर सकता है, तभी तो उनकी लाइफ होती है, हर चीज की लाइफ होती है, इसीलिए लाइफ रखते हैं कि तब, और वो भी एक बार के चांस है, हो सकता नहीं हो, वो 11,000 भी चल जाए, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस होके तो साइंटिस्ट बोल रहा है इतने बार तो चलेगा ही चलेगा, इसके बाद एक ही गारंटी ले सकते हैं। और आप लोगों की जिंदगी दांव पे रख के 10,000 भी या 10,001 वाली फ्लाई मत चलाना, क्योंकि उसकी हम गारंटी नहीं ली, रिसर्च ने गारंटी नहीं ली उसकी, वहां पर इतनी तो गारंटी ले ली है कि इतना वहां पे, लेकिन उससे ज्यादा हो सकता है, वो 11,000 बार भी चल जाए, लेकिन वो गारंटी पे नहीं चलेगा, वो तुक्के से चल सकता है बाई चांस। तो लेकिन बाई चांस पे कभी भी इंडिविजुअल्स की, लोगों की लाइफ को आप नहीं रख सकते हैं वहां। तो इसीलिए हर चीज ऐसी बनती है, मेडिसिन में भी ऐसी है। मेडिसिन देखो, रॉकेट साइंस या मेडिसिन में इतना लेके चलते हो कि भाई 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 10,000 लोगों को एक गोली खिलाई जाएगी, तो भैया एक ही बंदे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला ना, उसका मतलब बीपी वाली दवाई है तो बीपी उसका लो नहीं होने वाला, 9,999 वालों को तो हो जाएगा, इतना लेके चलते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कम होगा उतना आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। एक्चुअल में जब वो फॉल्स थी, फॉल्स को रिजेक्ट करने के लिए अच्छी चीज है, फॉल्स को रिजेक्ट कर रहे हो, अगर आप ट्रू को रिजेक्ट करेंगे तो वो एरर हो जाता है। अब इनमें से एक नेट, इसमें से एक नेट का क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड यहाँ पे पूछिए, क्रिटिकल वैल्यू टी, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी अलग होगी या मेजर ध्यान रखना, जैसे जेड की ये सबसे दो मेन ये वाले देख लेते हैं। 0.05 अल्फा लेवल पर क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, वन टेल टेस्ट में मतलब एक डायरेक्शन में -1.645 या प्लस, मतलब ये अगर डायग्राम बना ये ऐसे, तो यहाँ पर -1.645 ये लेफ्ट टेल टेस्ट, या यहाँ पे बनेगा +1.645 जेड की वैल्यू 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देखो यहाँ पर जितना कम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उतना क्रिटिकल वैल्यू बढ़ती जा रही है, जितना कम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है इतनी क्रिटिकल वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब 2.58 को क्रॉस करना है जेड कैलकुलेटेड को, जेड कैलकुलेटेड 2 पॉइंट इससे ज्यादा होना चाहिए, 58 इतना क्रॉस करना है, क्योंकि आपने सिग्निफिकेंस लेवल कम कर दिया है, तो ज्यादा आपको एविडेंस चाहिए। अब टू टेल टेस्ट के लिए 1.96 प्लस माइनस, यहाँ -1.96, यहाँ +1.96 टू टेल टेस्ट में, पॉइंट किस पे, एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। अगर 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखूं मैं
तब क्या होगा, तब वैल्यू बदल जाएगी यहाँ पे 2.58 2.58 हो जाएगी ये वाली। सेम ऐसे आप टी की भी देख सकते हैं बुक में।